चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर 4, बिग डाटा। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बिग डाटा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे थे। और हमने कहा था कि ये क्यों जरूरी है बिग डाटा का होना, या बिग डाटा के यूज क्या है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो अब आपका जो बिजनेस है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस मैनेजर हैं, तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ नहीं है या आपकी लोकल मार्केट के साथ नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली आपका कंपटीशन है। तो जब आपने ग्लोबली compete करना है, तो फिर आपको डिसीजंस भी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस को, ग्लोबल बिजनेस कंडीशंस को, ग्लोबली वेंचर्स को देखते हुए आपने करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमें अब पता चलता है कि अमेरिका ने एक नई पॉलिसी बनाई है, जिसके में उसने मिडल ईस्ट के साथ अपनी जो डिफेंस एग्रीमेंट है उनको एक्सेल किया है, और उन्होंने उसके साथ ट्रेडिंग के मुआहदे किए हैं, और डिफेंस के मुआहदे किए हैं, और साथ एआई के मुआहदे किए हैं, और वो भी ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर किए हैं। तो इससे आपको एक चीज का आइडिया हो सकता है कि इन केस यू आर रिलेटेड टू एन आईटी बिजनेस, इन नियर फ्यूचर आईटी बिजनेस में ठीक ठाक बूम आने वाला है, जब इसके अंदर डायरेक्ट मिडल ईस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब आपको अपनी कंपनी या बिजनेसेस को सामने रखते हुए फैसले करने हैं कि आपने ग्लोबली compete करना है, तो फिर आपको इन चीजों के बारे में भी सामने रख के आपने फैसले करने होंगे। जब आप ग्लोबली फैसले कर रहे होते हैं, तो फिर आपको उनके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी ग्लोबली चाहिए होती है, और ग्लोबली इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास ग्लोबल डाटा का होना जरूरी है। और ग्लोबल डाटा बिग डाटा कहलाता है, बहुत बड़ा डाटा, वर्सटाइल डाटा। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर यही चीजें देखी थी कि बिग डाटा क्या होता है, उसके अंदर क्या कुछ आता है, उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किस किस तरह से हम बिग डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और फिर हम उस डाटा को यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली आज हम देखेंगे मेथड ऑफ बिग डाटा कलेक्शन, कि बिग डाटा हम कलेक्टिंग कहाँ से करते हैं। अच्छा, ऊपर भी हम यही देख रहे हैं, चीजें बार बार रिपीट हो रही होंगी हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज वहां पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई। ये एक ही हेडिंग के अंदर भी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी एक बुक नई नई बनी है, अभी इसको रिफाइन होना है, टाइम लगना है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको रिपीटेटिवली नजर आएंगी, और खासतौर पर अगले चैप्टर में जाके तो बार बार चीजें रिपीट होनी है आपकी, विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, तो बिग डाटा, या आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस मैनेजर हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और आपको डाटा चाहिए, आपको ठीक ठाक डाटा चाहिए। जब आपने ग्लोबली डिसीजन करने हैं, तो आप डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी बात होगी। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल, हम कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स, ठीक है, और हमने अपने क्लाइंट्स को ढूंढा। हम क्लाइंट्स को कैसे ढूंढेंगे? मतलब हमने क्लाइंट्स को ढूंढना है, मुझे तरीका बताओ क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना है। आप क्वालिफाई करके आप फर्म से बाहर निकल आए, अब आपने अपनी फर्म बनाई है, आपने क्लाइंट्स को ढूंढना है, आप कैसे ढूंढें? कैसे एडवर्टाइज? देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट कर भी रहे हैं, तो क्या एडवर्टाइजमेंट इस चीज की गारंटी है कि आपका क्लाइंट उसे देखता है? क्या आपका क्लाइंट कोई जनरल बंदा है? आपका क्लाइंट बैठ के फेसबुक चला रहा है? और ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, आप डायरेक्टली पहुंचे ना वहां तक, कोई तरीका? क्या आपको पता है कि इस वक्त, अच्छा, पहले तो आप ये डिफाइन करें, आप कंसल्टेंसी देना किस सेक्टर को चाहते हैं, किस सेक्टर में आप प्राइमरली जाना चाहते हैं, आपकी स्पेशलिटी किस सेक्टर के अंदर? रियल एस्टेट है, हेल्थ केयर है, किस सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हैं? मैं आपको कहता हूँ जी, ठीक है, हम इनिशियली रियल एस्टेट सेक्टर को टारगेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास रियल एस्टेट के क्लाइंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो लंबे होते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, ठीक ठाक उनके अंदर पैसा होता है। तो मुझे बताएं, आप डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे रियल एस्टेट का? आपको क्लाइंट्स चाहिए, आप उनको कैसे रीच करें? दिमाग दौड़ा, कैसे? बताएं मुझे, कौन कहाँ से एडवर्टाइजमेंट, कहाँ से एडवर्टाइजमेंट, किस पे एडवर्टाइजमेंट आप करना चाह रहे हैं? फेसबुक पे, टीवी पे, इंस्टा पे, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं? प्लेटफॉर्म तो बताओ, बाद में आगे चलते हैं ना। किस प्लेटफॉर्म से आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो? आप बोर्ड लगाना चाहते हो, आप फेसबुक से करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो? एड रन तो करनी है ना, कोई चैनल यूज करना है ना, चैनल पहले सिलेक्ट करो ना, कौन सा चैनल से? फॉर एग्जाम्पल बताओ, आइडिया दो। रजिस्टर्ड वाली तो आपके पास वैसे नहीं, वो तो लीगल होते हैं ना, एससीसीपी का डाटा है, वहां से तो आप नहीं निकाल सकते ना।
आप उन रियल एस्टेट तक क्लाइंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? आप न्यूज़पेपर में देंगे, ठीक है, आपने टारगेट ऑडियंस कर लीजिए, आप एफेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? एडवर्टाइज करना है, उधर उधर रुके, हाँ क्या, कैसे? मुझे दें किसी का नंबर प्लीज। ठीक है, आप बोर्ड्स लगाना चाहते हैं, ओके। आपके ख्याल में जो बोर्ड्स हैं वो सिर्फ रियल एस्टेट वाले देखेंगे, या वो तो जनरल पब्लिक है? तो फिर आपकी तो डायरेक्ट टारगेटिंग तो ना होगी, तो आप एम कर रहे हैं कि 1000 बंदा होगा उसमें एक रियल एस्टेट का बंदा होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बिजनेसमैन है, आप क्वालिफाइड हैं, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट के क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करें? आपने क्लाइंट तक जाना है, क्लाइंट ने आप तक आना? देखो वो ऑलरेडी बिजनेस हैं, वो कर रहे हैं, उनके कंसल्टेंट भी होंगे, आपने उन तक जाना है, आपने उनको अपने पास बुलाना है। वो क्यों आपकी वेबसाइट देखें? और मैं एक रियल एस्टेट का बंदा हूं, मैं अपने एफिलिएट में बैठ के काम कर रहा हूं, मुझे क्या पता आप कौन है? मैं आपकी क्यों वेबसाइट खोलूँ? चल, एक तरीका मैं आपको, कहां से देखेंगे, कहां से देखेंगे? आप अकाउंट देखिए, सेम यही हाल होता है ना भाई, ये सेम सिचुएशन है, जब आप क्वालिफाई करके बैठोगे तब भी ऐसे होंगे। मैं तो करके बैठा हूं ना, मुझे भी नहीं आए थे, तब भी सेम सिचुएशन है। आप, ये तो क्रिएटिविटी है ना, कि आप सोचें। चल मैं आपको बताऊं, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आगे, नजर आगे, ये रियल एस्टेट एजेंसीज है जो एफेड के अंदर, लोकेशन पता चल गई, कॉन्टैक्ट नंबर पता चल गया, एड्रेस पता चल गया, डायरेक्टली यहीं से व्हाट्सएप खड़काओ उन्हें। क्या? मैंने आपसे कहा था मुझे कांटेक्ट दो, असल चीज तो ये थी निकालना, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करें? क्या? मैं क्यों आपकी वेबसाइट सर्च करूं? मैं क्लाइंट हूं, मैं क्यों सर्च करूं? मुझे रीजन देख के मैं आपकी वेबसाइट सर्च, हाँ, जरूरत नहीं होती बच्चा, आप इंतजार करेंगे किसी क्लाइंट को जरूरत पड़े, देखें एक रियल एस्टेट बिजनेस है वो चल रहा है, उसके अपने कंसल्टेंट और बैठे हैं, आपको क्लाइंट चाहिए, आप इंतजार में बैठेंगे कि, बिजनेस तो इस लेवल पे नहीं होता ना कि जिनकी जरूरत हो वो आपके पास है, जरूरत तो क्रिएट की जाती है। यहाँ से आप उन्हें कांटेक्ट करके बताएं कि भाई हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे तो जन्नत का टिकट पक्का है, हाफिज साहब से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, दो चार तस्वीरें 27वीं आईडी तरमीम में हम आपका नाम लिखवाएंगे बीच में, तो ये तो आप उनको फायदे बताएंगे, माँ की दुआ जन्नत की हवा भी साथ। कैसे तक पहुंचे? ये डाटा कलेक्ट किया हमने, ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, हमने टारगेट करना है, हमने ग्लोबली जाना है, मुझे यूएसए के अंदर किसी को टारगेट करना है, समझ आई बात? तो वो मेरा क्यों खोलेंगे भाई, वो मेरी वेबसाइट पे, उन्हें पता ही क्यों होगा कि मैं मौजूद हूँ? और क्या मैंने किसी स्पेसिफिक एजेंसी को सर्च किया? नहीं, मैंने कहा मुझे रियल एस्टेट एजेंसीज दो, गूगल ने मुझे दे दिया, मैं यहाँ से सारा डाटा निकालूंगा। ये एक तरीका है, इसको वेब स्क्रैपिंग कहा जाता है, वेबसाइट से डाटा निकालना। क्या? ओ खुदा का खौफ करो बीबी, वापिस शुरू से ये बात, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। तो हम शुरू कर रहे हैं सेल टैक्स। भाई शुरू में बेसी अभी तक आपने नहीं पकड़ी, अल्लाह। ओके, समझ आ गई बात? डाटा कलेक्ट करना, ये मैंने आपको एक टेक्निक समझाई है, फ्यूचर में आपने इसे यूज करना है, काम करना है, ये फ्रीलांसिंग की टेक्निक है। डायरेक्ट ऑडियंस आपको कहाँ से मिल सकती है? डायरेक्ट क्लाइंट, भाई 20 को भेजोगे एक तो रिप्लाई करेगा ही ना। बाकी ये नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्वालिफाई किया, डिग्री ली, टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाएंगे, लो जी अब लोगों को मेरी जरूरत है वो मेरे पास है ना, पुत्र। बिजनेस बिजनेस है, कंपटीशन है वहां पे, ओके। तो पॉइंट ये है
कि हम कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए, चलाने के लिए बिग डाटा। तो पहली चीज क्या है? वेब स्क्रैपिंग, मतलब वेबसाइट से, मुख्तलिफ वेबसाइट्स उनकी होंगी, क्लाइंट्स की, जो लोग काम कर रहे हैं वहां से उनका डाटा लेना। दूसरी चीज, डाटा फ्रॉम सेंसर्स, डिफरेंट सेंसर से हम डाटा ले सकते हैं। इंटरनेट ऑफ डिवाइसेज सेंसर आर प्लेस्ड इन वेरियस इन्वायरमेंट्स to continuously gather data. For example, sensor in manufacturing plants monitor machinery condition and real time data to central system for analysis. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा काम है छतरियां बेचना, मेरा काम है छतरियां बेचने का। किस टाइम पे मेरी छतरी ज्यादा बिकती है? बारिश के टाइम पे। तो मुझे बताएं कि कब बारिश होनी है, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग पूरी करूं। तो मुझे बता सकते हैं जी? कैसे बता सकते हैं? वेदर फोरकास्ट। और वेदर फोरकास्ट पे डाटा कहां से आ रहे हैं? सेंसर से। समझ आ गई बात? तो वेदर फोरकास्ट से आप मुझे देख के बता सकते हैं कि भाई कम से कम अगले 1 महीने तक तो कोई बारिश नहीं है, मेहरबानी करके छतरियां घर में रखें। ठीक हो गया? तो ये क्या है? डाटा फ्रॉम सेंसर्स आपको चाहिए। इसी तरह लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या होती है? बेसिकली हिस्ट्री होती है। एक्टिविटी लॉग, लॉग फाइल्स। आप अपना फेसबुक इंस्टा जो यूज करते हैं, आप इसको ओपन करें तो इसके अंदर एक्टिविटी लॉग पूरा पड़ा होता है। इसमें सारा आ रहा होता है कि आपने कौन सी पोस्ट पे लाइक किया, कौन सी कमेंट किया, किसको आपने शेयर किया, किसे आपने डिलीट किया। आप अपनी पूरी हिस्ट्री वहां से चेक कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशंस वहां से भी डाटा फाइल, फॉर एग्जांपल मुझे अगर देखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मेरे कौन कौन से एम्प्लॉइज टाइम पे आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे, मैंने आगे उनको प्रमोशन देनी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? लॉग फाइल में भी कौन सी लॉग फाइल? अटेंडेंस। जो मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन है उसका रजिस्टर मैं निकालूंगा, वहां से मैं देखूंगा कि जनाब इस एम्प्लॉय की हिस्ट्री क्या है, कब कब टाइम पे आया, कब टाइम पे नहीं आया, वगैरह वगैरह। इस तरह सर्वे एंड यूजर जनरेटेड डाटा, इसके हम सर्वे भी करा सकते हैं। हम लोगों को भेज के, लोगों से क्वेश्चन करके, इंटरव्यूज करके, उनसे पूछ के भी डाटा जनरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज हैं जहां से हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते होते हैं। बिग डाटा कलेक्शन के डिफरेंट सोर्सेज। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? चल, उसके बाद आगे हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा कौन कौन और कहाँ कहाँ यूज करता है? हर कोई यूज करता है, हर सेक्टर में यूज करता है। इसके आगे जो चीजें लिखी हुई हैं वो जनरल लिखी हुई हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम बिग डाटा कहाँ यूज करते हैं? हम बिग डाटा यूज करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के, लोगों का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस क्वालिफिकेशन में लोग ज्यादा जा रहे हैं, किस एजुकेशन के अंदर ज्यादा एडमिशन है, बच्चे जो हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं या एकेडमिक में ज्यादा जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की क्या कंडीशन है, एमडी कैट की लिस्टें कब लगनी है, एफएससी के पेपर कब हो रहे हैं। तो हर बिजनेस इस तरीके से सारा कुछ अपनी जो है वर्किंग कर रहा होता है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशन एनालाइज करते हैं कौन कौन सी बीमारियां अब तक चल रही हैं, कौन कौन सी डिजीजेज हैं, उनकी क्या क्या हिस्ट्रियां हैं, उनको किस किस तरीके से क्योर किया जाता है, उनकी क्या पीछे हिस्ट्री रही है, उनके लिए कौन कौन सी मेडिकेशन मौजूद है। ये सारी चीजें रिटेल एंड ई कॉमर्स बिजनेसेस किस लिए क्या कर सकते हैं, डाटा को, बिग डाटा को यूज करके एनालाइज कर सकते हैं कि आजकल कस्टमर के फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन सी चीजें इन डिमांड है, कौन सी चीजें डिमांड के अंदर नहीं है, कौन सी हमें स्टॉक ज्यादा चाहिए होगा फ्यूचर में, कौन सा कम चाहिए होगा। इस तरह फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जो है, डायरेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, असेस क्रेडिट रिस्क, इनहेंस कस्टमर सर्विसेज, मुख्तलिफ तरह की ये जनरल अल्फाज के अंदर चीजें लिखी हुई है। आप कोई भी अपने अल्फाज के अंदर लिख सकते हैं। कॉमन सेंस वाली चीज है ये, अंडरस्टैंडिंग वाली, कि बिग डाटा कौन कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा होता है। उसके बाद नहीं, मैं तो ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन कंपनीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूज बिग डाटा टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो मशीन होती है वहां से सेंसरी डाटा भी उनको आ रहा होता है, उनका कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, कितना लेबर और कंज्यूम हो रहे हैं, कितना टाइम मशीन चल चुकी है, कितना टाइम मशीन की लाइफ बाकी है, किस हिसाब से मशीन चीजें कंज्यूम कर रही है, कॉस्ट को कहाँ कहाँ पे बचाया जा सकता है, टाइम को कहाँ कहाँ पे सेव किया जा सकता है। तो ये सारा डाटा जो वहां से जनरेट हो रहा होता है उससे ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने सारा मैनेज कर रही होती हैं। और इसी तरह अब तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो ऑटोमेट होती है। सप्लाई चेन का पता है किसे कहते हैं? सप्लाई चेन क्या? सप्लाई चेन से मुराद होता है आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन विद ऑल द पार्टीज दैट आर रेलिवेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंज्यूमर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि सबसे पहले सप्लायर, फिर मैन्युफैक्चरर आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है और फिर एंड कस्टमर आता है। इनमें से कोई एक भी बंदा बीच में से मिसिंग होता है, आपका बिजनेस चलेगा?
नहीं, इन सब के साथ आपने अपनी इंटीग्रेशन मेंटेन करके रखनी होती है, और इसको क्या कहते हैं, हम सप्लाई चेन कहते हैं। तो लिहाजा ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सारी ऑटोमेट हो चुकी है, कि जैसे ही आपकी इन्वेंट्री के अंदर गुड्स आती हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपका सिस्टम भेज देता है कि जनाब ये इन्वेंट्री आ चुकी है, आपने अब इसको आगे सप्लाई करना, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को चीजें एलोकेट करना, सब ऑटोमेट हो रहा होता है। तो पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो आपकी डाटा के, बिग डाटा के जरिए से आप मैनेज कर रहे हो। ये यूज है बिग डाटा के। चैलेंजेस बिग डाटा में क्या आ रहे हैं? सबसे पहला डाटा क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है और डिफरेंट सोर्सेज से होता है, तो उसको वेरीफाई करना, असेस करना, कंफर्म करना उतना आसान टास्क नहीं है। तो इसके अंदर क्वालिटी की एक चैलेंज आता है कि वॉल्यूम, वेलाइटी, वेरासिटी जो है, इसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर करना आपके लिए एक चैलेंज होता है। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, बिग डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, इसको स्टोर करने के लिए भी आपको ठीक ठाक सर्वर्स चाहिए, और फिर जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए भी आपको ठीक ठाक पावर चाहिए होती है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि अभी एक रिसर्च चाहिए कि जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, जब आप उसे एक कमांड देते हैं तो एक कतरा पानी का जाया हो जाता है। मतलब इसका ये है कि जब हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं ना, हम तो सिंपल ये कह देते हैं ना कि भाई टेल मी अ जोक टुडे। चैट जीपीटी को सिर्फ ये जोक बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सारा डाटा कंगालना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन जितना उसके पास डाटा है सारे को वो एक्सप्लोर करता है, और उसमें से वो कोई ना कोई एक जोक बना के आपको लाता है। तो सारी प्रोसेसिंग में जितनी हीट जनरेट होती है उसको कूल डाउन करने के लिए एक ड्रॉप पानी का खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। समझ आ गई बात? इतना पानी यूज होता है इनके सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए। सल सल सर्वर जिनके जो है वो हीट अप हो रहे होते हैं। तो ये तो आप तो सिंपल ये कह रहे होते हैं हमारे सामने, पीछे जो मेन सर्वर है उसमें कोई अरबों खरबों जो प्रोसेसर होते हैं काम कर रहे होते हैं, और प्रोसेसिंग हो रही होती है, पीटाबाइट्स की टाइम हो रही होती है, मल्टीपल ठीक ठाक हीट जनरेट हो रही है, जिसके ऊपर अच्छी खासी पावर लगती है। जिस तरह ये बिटकॉइन माइनिंग का कभी सुना है आपने? बिटकॉइन माइनिंग भी एक्चुअली प्रोसेसिंग है। एक बिटकॉइन माइन करने के लिए आपको 40-50 लाख की बिजली लगती है पाकिस्तान में। ठीक ठाक इसके ऊपर आपकी कॉस्ट आती है, तो इलेक्ट्रिक सर्वर्स होते हैं, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादातर लगती है। तो कल मैं बैठा, वो मेरा दिल कर रहा था एक इक्वेरियम लेने का। तो एक मछली खिंचने होती हैं, बुलबुले शुलबुले होते हैं, लाइटें होती हैं, प्यारा लगता है। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ये बिजली बहुत घैंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन रिफाइंड हो रही होती है, वो पानी और पता नहीं क्या कुछ। तो कहते हैं डेली का 5-7 यूनिट रगड़ जाएगा से बेहतर उन पैसे से मछली लोग खाओ, सेहत बनाओ, चिल मारो, इक्वेरियम क्या बाहर। तो प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा चाहिए बिग डाटा करने के लिए आपको। स्टोरेज, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, बिग डाटा है, जाहिर सी बात है लार्ज वॉल्यूम के अंदर होता है, तो बहुत बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए आपको फिर पूरा का पूरा डाटा गवर्नेंस का एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है। नॉर्मल तरीके से इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना आपके लिए पॉसिबल है। तो उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बहुत स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर कैन बी चैलेंजिंग। डाटा देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल शीट है, इसके अंदर जब मैंने डाटा लेके आना होता है तो मैं कहाँ से लेके आता? मैंने आपको बताया था कि कुछ डाटा मुझे व्हाट्सएप पे आता है, वहां से मैं कॉपी करके उसके अंदर ऐड करता हूँ। कुछ डाटा मुझे पिक्चर्स की फॉर्म में आता है, मैं उनके अंदर से वहां पे कन्वर्ट करता हूँ। इसी तरह कुछ डाटा मुझे वॉइस नोट की फॉर्म में आता है, उसे मुझे टाइप करना पड़ता है। कुछ डाटा मेरे पास बना बना एक्सेल शीट में आता है, वहां से मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो बिग डाटा के अंदर डाटा आ रहा है, क्या वो एक सोर्स से आ रहा है? नहीं, मल्टीपल सोर्स से आ रहा है। लेकिन क्या एट द एंड मैं उसको एक फॉर्मेट में ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा? कन्वर्ट कर रहा हूँ एक फॉर्मेट के अंदर ना, ताकि उनके दरम्यान में रिलेशन कायम हो, प्रोसेसिंग कर सकूं। पिक्चर को भी टेक्स्ट में कर रहा हूँ, ऑडियो को भी टेक्स्ट में कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट को भी टेक्स्ट में कर रहा हूँ, वीडियो को भी टेक्स्ट में कर रहा हूँ, हर चीज को मैं एक फॉर्मेट के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो बेसिकली ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा होता हूँ कि उस सारे को एक ही पैटर्न पे लेके आना। तो बिग डाटा के अंदर क्योंकि आपके पास कई तरह का डाटा होता है और कई सोर्सेज से होता है, लेकिन एट द एंड आपको उनको क्या करना होता है, एक सिमिलर पैटर्न पे लेके आना होता है, ताकि आप उसको प्रोसेस कर सकें। तो इसके अंदर आपको ठीक ठाक चैलेंज आता है, आपकी कॉस्ट आती है, और आपको इसके अंदर अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बिग डाटा टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग ट्रेंड्स या न्यू टेक्नोलॉजीज जो बिग डाटा के अंदर काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बिग डाटा को यूज करते हुए खुद लर्न करती है, थिंक करती है, रीजनिंग करती है, क्वेश्चन एंड आंसर करती है, और आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देती है। देखें, इंसान और कंप्यूटर के अंदर यही एक चीज थी जो हमारे दरमियान में मिसिंग थी, जो दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, वो ये थी रीजनिंग, सेल्फ लर्निंग एंड रीजनिंग। कि हमें जो चीज, क्या हम पैदाइशी सब कुछ सीखे हुए थे?
नहीं, हम चीजें करते थे, कुछ चीजों पे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट करते थे तो हमने लर्न किया वो हमने करनी है, कुछ पे हमें चपेड़े पड़ती थी तो हमने लर्न किया ये नहीं करनी है, खतरनाक है, हमने लर्न नहीं किया ना। तो हमें लर्न कराने वाला डाटा बहुत ज्यादा था, हम सारा दिन कई काम करते थे, कई चीजें देखते, इस टाइम बैठे हुए हम लाखों हजारों चीजें एट अ टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। ये वॉल्स हैं, कलर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर है, इनकी हाइट विड्थ लेंथ, उसके अंदर बैठे हुए लोग, चेयर, हर चीज हम प्रोसेस कर रहे हैं। इतना डाटा हमारे पास मौजूद है, फिर हम इनके ऊपर तजर्बे कर रहे होते हैं, जैसे जाते जाते इसे टांग मार देंगे, गिरता है कि नहीं गिरता, करते हैं ना ये हरकतें, पेंसिल उठा के ऐसे करने बैठ जाना, देखते हैं क्या होता है, स्क्रैच लग जाए तो भाई ये तो गलत काम, सीख गए, ना लगे क्या हमें पैदाइशी पता है ठीक क्या और गलत क्या। सेम इस तरह कंप्यूटर का मसला था, कंप्यूटर भी लर्न कर सकता था लेकिन इशू क्या था, इतना ज्यादा डाटा नहीं था उसके पास। और अगर गलत कर रहे हो, फीडबैक अवेलेबल। तो टेक्नोलॉजी के आके आ जाने की वजह से ग्लोबली अरबों इंसान एट अ टाइम बैठ के ये काम कर रहे हैं अब कंप्यूटर्स के साथ, कंप्यूटर्स को नॉलेज दे रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज प्रोसेस कर रहा है, कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको आंसर कर रहे हो। आपने कभी चैट जीपीटी यूज किया? चैट जीपीटी कभी क्लोज एंड क्वेश्चन नहीं करता, हमेशा एट द एंड वो कोई ना कोई ओपन डिस्कशन रखता है कि आपसे बात करें, वो आपसे पूछता है डू यू लाइक इट, और या मुझे चाहेंगे कि मैं इसको ऐसे कर दूं। वो कभी भी क्लोज नहीं करता, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं, कभी छोटे बच्चों के साथ बात करो ना, वो कभी भी क्लोज एंड कम्युनिकेशन नहीं करते, वो कोई ना कोई बात करते रहेंगे, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, हर बात में से बात निकालेंगे, मुसलसल बोलते रहेंगे, वो बात खत्म नहीं होने देते बच्चे। हमें यार क्या करना पड़ता है, गुस्सा दिखा, चुप यार बस करते, भागना खा, करते हैं ना, ये बाई नेचर है। वो क्या कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, सीख रहे होते हैं मुसलसल, यही काम चैट जीपीटी कर, वो लर्न कर रहा है आपसे। तो लिहाजा इस चीज को मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल लर्निंग कहा जाता है, जो कि पहले ह्यूमंस के अंदर। जी आई एआई का फायदा हुआ है बिग डाटा का, डाटा बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाई और अब वो कम कर, एज कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग डाटा क्लोजर टू सोर्स, हम कई बार ये पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी। डाटा डेमोक्रेटाइजेशन, डाटा जो है उसको एआई के आ जाने की वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि अब नॉन टेक्निकल लोग भी डाटा को आसानी से यूज कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को पहले एप्लीकेशन लिखनी होती थी तो हम बचपन से ही एप्लीकेशन लिखना सीख रहे हैं, ऐसी बात है, इधर टू लिखना है, इधर ट्यू रिस्पेक्ट लिखना है, इधर हमें सब्जेक्ट डालना है, और पहली दो लाइनें और आखिरी दो लाइनें रटी होती थी और बीच में जो चीजें हैं वो हमने अपनी तरफ से बना के डालनी होती थी, ऐसा होता था ना। तो इसका मतलब यह है कि जिस बंदे ने पहली बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं हासिल की वो एप्लीकेशन लिख सकता है क्या? नो। लेकिन अब सिंपल, चैट जीपीटी खोलो, माइक ऑन करो, यार मैंने कल छुट्टी करनी है, अच्छा सा बहाना बना के मुझे एप्लीकेशन लिख दो, इंग्लिश में इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन लिख के देगा कि मैनेजर जो पढ़ रहा होगा बेचारा एक बार इमोशनल होकर रोने लग जाएगा कि इस इंसान, इस फरिश्ता सिफत इंसान के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ, इतना मजबूर शख्स। समझ आई बात, क्या क्या वो टेक्निकल बंदा है? नॉन टेक्निकल। सेम इसी तरह पहले ईमेल्स पढ़ने के लिए, इन सारे कामों के लिए पढ़े लिखे लोग लगे जाते थे, अब जरूरत नहीं है भाई, सिंपल यही मौजूद है, उससे बोलो वो आपको कर देगी। जो मैंने आपको बताया था ना जेमिनी वाला, वो आपने देखा है जेमिनी के साथ वो जो हमने वो किया था, टोन वगैरह को हमने वो एनालाइज किया था, अब सारा कुछ वो कर रहा है।